ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज में। अच्छा, बोरैक्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इस पर जो चीजें हैं उनको याद रखना, जो भी लिखा रहा हूँ। ठीक है, पहला है, ये शायद ये बता दिया था, दिस इज अ वाइट पाउडर। ये पहले फिर से बता दे रहा हूँ, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट मोर आपने सॉल्युबल इन हॉट कलरलेस वाटर। क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा है तो हाँ वही तो हो गया, कलरलेस वाइट ही तो हुआ, कलरलेस वही हो गया ना। ठीक है, ये पहला। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स। अगर पानी में बोरैक्स का सोल्यूशन देखा जाए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स, ठीक है, दैट इज अल्कलाइन। हाँ बोलो। ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। देखो इसमें है क्या, अगर बोरैक्स में मैंने एक्चुअली Na2, 80 पे किया हुआ था, 76 पे किया हुआ था। ठीक है, बोरैक्स को अगर पानी में डालोगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, बोरैक्स को अगर पानी में डालोगे तो ये रिएक्शन होता है, इधर ध्यान देना, H3BO3 प्लस NaOH, और वो भी अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ 7 आएगा, इसका बैलेंसिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ 4 और यहाँ पर 2। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, H3BO3 एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है? ओवरऑल सोल्यूशन जो है हाइड्रोलाइज होने पर एक वीक एसिड बना रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। मेकिंग द एंटायर सोल्यूशन alkaline। ये क्लियर है सबको, क्या वो यहां तक क्या बोला? तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। अच्छा इधर ध्यान देना, इसके दो मैकेनिज्म्स हैं, मतलब याद करने का तरीका, इसमें मैं थोड़ा जा रहा हूं, ऐसे तो याद करने से भी हो जाएगा, बट इसमें कुछ पॉइंट देखो क्या है। बोरैक्स का स्ट्रक्चर ये है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इधर बोरैक्स का स्ट्रक्चर ये है। तो स्ट्रक्चर हो गया था। हाँ मुझे मालूम है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, इसका कैसे आया है ये बोला। ठीक है, अच्छा ये बोरैक्स का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इधर ध्यान देना, यहाँ Na+ और Na+ है, यही है ना, Na2B4O7। अगर इसमें पानी डालेंगे, जैसा भी हम लोगों ने किया है, इसको ध्यान देना, तो बेसिकली पानी क्या करेगा, जितने भी BOB बॉन्ड्स है ना उनको ब्रेक करता है, ये एक मैकेनिज्म है। मतलब समझो क्या करो, बोरॉन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन आज अगर हो जाए ऑक्सीजन। तो यहाँ पर H लगा दो और बोरॉन पे लगाते जाओ OH। सेम काम करो सबके साथ, हर BOB बॉन्ड्स को ब्रेक करो, हर BOB बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे, बोरॉन पे OH लगाते रहोगे और ऑक्सीजन पर H लगेगा, तो करके देखना, तुमको जो मिलेगा ना वो ये मिलेगा, H3BO3 मिलेगा। H3BO3 कितने मोल्स मिलेंगे चेक करना, 2 मोल्स, और 2 मोल्स ऑफ मिलेगा NaBOH4-। अगर मैं इसमें पानी डालता हूं तो ये समझा क्या बोला, हर BOB बॉन्ड्स को ब्रेक करो,
हर BOB बॉन्ड्स, और देखो क्या मिलेगा, तो तुमको H3BO3 मिलेगा 2 मोल और NaBOH4 माइनस मिलेगा 2 मोल। अब एक और चीज ध्यान देना। सर वो हाँ, बीच का जो ऑक्सीजन है उसको कुछ नहीं करना ना? नहीं नहीं, ब्रिज वाले को करना है, ब्रिज वाले को, जितने भी ब्रिज वाले हैं, जैसे कि ये इसको ब्रेक करके यहाँ OH लगाते जाओ, यहाँ OH लगाओ, फिर इसको ब्रेक करो, यहाँ H लगाओ, यहाँ OH लगाओ, समझा? ब्रिज वाले जितने ब्रेक करते सर हैं। हाँ सर, समझा। हाँ, तो यही देखो, यही आ रहा है, देखो H3BO3 के 2 मोल आ जाएंगे, करते रहो, ठीक है। H3BO3 के तुमको 2 मोल आ जाएंगे और NaBH4 माइनस के 2 मोल आ जाएंगे। अच्छा, अब इधर ध्यान देना, इसमें है क्या, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है ऊपर में 4H3BO3 प्लस 2 Na, जबकि यहाँ पर तो ये बन रहा है, अगर मैकेनिज्म से देखें तो इसमें होता क्या है। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, NaOH प्लस H3BO3 क्या बनाता है बताओ, सब लोग ध्यान से देखिएगा। NaOH प्लस H3BO3 क्या बनाएगा, OH माइनस क्या करेगा, बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डाल देगा, है ना, तो यही बनाएगा NaBOH4 माइनस H3BO3, यही है ना, और इसमें OH माइनस आ जाएगा। तो भी सर इसको भी एसिड बेस रिएक्शन की तरह देख सकते हाँ, वही इसको देख सकते हो, वही मैं बोल रहा हूँ। देखो अब इसमें है क्या, इसमें देखो क्या है, तो जब हम लोग ने हाइड्रोलाइज किया तो 2 मोल्स H3BO3 मिला और 2 मोल्स NaBH4 माइनस मिला। 2 मोल्स NaBH4 माइनस इज बेसिकली व्हाट, 2 moles NaBH4 minus is basically 2 moles NaOH, दिख रहा है ना, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, रिएक्शन थोड़ा बैकवर्ड ही ज्यादा है, प्लस 2 moles ऑफ H3BO3। तो अगर मैं यहां पर इसको डालूं तो ये क्या बन गया, 2 moles NaBH4 माइनस के यहाँ अगर डालूंगा तो 2 moles NaBH4 में डालोगे तो बेसिकली क्या बन गया, 2 moles H3BO3 तो पहले से था, 4 plus 2. हाँ 4 moles ऑफ H3BO3 प्लस 2 moles ऑफ NaBH। ये एक्चुअली में होता ऐसे होगा, बोथ NaBH4 माइनस एंड H3BO3 इज फॉर्म्ड, बट NaBH4 माइनस को फिर से हाइड्रोलाइज कर दो, या फिर वो रिएक्शन पीछे की तरफ है, वो NaOH और H3BO3 बना देता है। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ये क्लियर है सबको, ये क्या हुआ, कॉपी नहीं करना है? कॉपी स्क्रीनशॉट ही ले लो ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना स्क्रीनशॉट से। सर बस बाद में बैठ के लिखना पड़ता है सर। ठीक है, कर लो जल्दी, मैं तुम लोग को बस जल्दी करो, फिर तो 1 मिनट दूंगा समय, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। तो पहला प्रॉपर्टी, व्हाइट पाउडर लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन है, स्ट्रॉन्ग बेस जो इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है, एंटायर सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना देता है, ठीक है। इसका मैं मैकेनिज्म भी बता दिया हूँ कि कैसे हुआ है, तो ये ठीक है, फर्स्ट ही स्लाइड था। हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, और इसके से 4H3BO3 2NH मिलता है, बेसिकली बोथ NaBOH4 minus and H3BO3 is formed first, ठीक है, और NaBH4 minus को फिर मैंने कैसे लिखा है, 2 NaOH and H3BO3। सर लास्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, लास्ट स्टेप में यहां तक क्लियर है, यहां तक जो बना है यहां तक क्लियर है ना, हाइलाइट करके ये बना, हाँ तो अब NaBH4 माइनस को ये भी तो लिख सकते हैं, NaBH4 माइनस कैसे बना होगा, NaOH प्लस H3BO3 से तो बना है, हाँ ठीक है। तो बेसिकली यहाँ अगर 2 मोल्स बना है तो 2 मोल्स NaBH4 माइनस को मैंने बेसिकली 2 मोल NaOH और 2 मोल H3BO3 लिख दिया और इस जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हो गया ना 4 मोल्स ऑफ H3BO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH, समझा? हाँ सर।
तुमको बेसिकली स्ट्रक्चर में हर बीओबी बॉन्ड्स को ब्रेक करो, आ जाएगा अपने आप आंसर। चलो आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा इधर देखो, ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी है, जो तुमको पसंद हो। दोनों इसलिए बता दे रहा हूं बिकॉज दोनों का कहेंगे यूज आता है। Na2B4O7 में जब पानी डालोगे तो बेसिकली क्या हुआ होगा, पानी का H+ जाकर के Na+ को रिप्लेस किया होगा। तो ये पहले बना होगा H2B4O7 प्लस NaOH। ये भी एक तरीका है। बैलेंस कर लो कितना बना होगा, यहाँ पर 2H2O आ गया होगा, ठीक है, और यहाँ पर 2NaOH। पानी का H+ जाके जगह Na+ को रिप्लेस कर दो। अब H2B4O7 का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है। H2B4O7 का स्ट्रक्चर ये है। फिर H2B4O7 क्यों बना? ये ऑल्टरनेटिव H+ आयंस जो है ना, वो जा करके Na+ को रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी है, ये भी हाँ जो तुमको मना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। बोरॉन फैमिली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ। जितने सारी चीजें मतलब हर एंगल से समझ लो, जितना समझना चाहते हो। इसको टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। अब इधर देखो, फिर से वही काम करो, ध्यान देना, मैं करूंगा नहीं, आराम से हो जाएगा। जितने बीओबी बॉन्ड्स हैं, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। इसके बाद फिर से हाइड्रोलाइज करते हैं, और जितने बीओबी बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करो। देखो तुमको क्या मिलेगा, NaOH तो मिल ही गया है, 2 मोल NaOH मिल गया है। कितने बीओबी बॉन्ड्स हैं चेक करो, तो बीओबी बॉन्ड्स कितने हैं टोटल? 5 हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 बीओबी बॉन्ड्स हैं। तो 5 मोल पानी के साथ तुमको मिल जाएगा H3BO3, ठीक है, 4 मोल। और अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करने से यही मिल रहा है। सर मैकेनिज्म पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या हुआ, बोलो। मैकेनिज्म पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, मैकेनिज्म पर क्वेश्चंस जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां, जैसे ये पूछ सकता है बीच में क्या बना, तो बीच में टेट्राबोरिक एसिड बना था, लेकिन जनरली मैकेनिज्म पे ज्यादा मल्टीपल करेक्ट वाला फॉर्म ऑफ, हाँ वैसा, इसीलिए कहीं कहीं बता देता हूँ जहां इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली वैसा नहीं आता, जनरली नहीं आएगा। जनरली तुमको जो प्रॉपर्टीज है उसी पर आएगा। हाँ, मैकेनिज्म से एक और फायदा होता है कि थोड़ा सा उसके साथ एक कनेक्टिविटी रहता है, मतलब ओवरऑल तो इंफॉर्मेशन है यार इनऑर्गेनिक, तो याद ही रखना है, बट कहीं कहीं अगर तुम कनेक्शन जोड़ लेते हो तो कहीं अगर भूल गए तो कुछ कुछ करके रिकॉल हो जाता है। ये क्लियर है? तो ये भी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। अब इधर ध्यान देना, थर्ड पॉइंट। तो पहला पॉइंट हो गया एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन, दूसरा पॉइंट हो गया मैकेनिज्म से मैंने दिखा दिया। देखो तीसरा पॉइंट, अच्छा ये बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स एक्ट्स एज अ बफर सॉल्यूशन। बफर क्यों, बफर की तरह क्यों काम कर सकता है? बोथ, इधर ध्यान देना, बोथ H3BO3 and NaBOH4- is formed. अच्छा बफर याद आ रहा, आयनिक में बफर क्या होता था? एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट, उसका कॉन्जुगेट भी सही होगा ना। H3BO3 का NaOH के साथ अगर काम करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बचा हुआ है ना, थोड़ा बहुत तो H3BO3 NaBH4- है, तो ये वीक एसिड है और इसी का सॉल्ट है वो। H3BO3 का NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यही बनेगा ना इसका सॉल्ट, यस सर। ठीक है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज यूज्ड एज अ बफर, इट कैन एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। अच्छा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। H3BO3 का एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन है, तो अगर अल्कलाइन है तो इसका मतलब H3BO3 या सॉरी हाँ बोरैक्स इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर टाइट्रेशन। इसको टाइट्रेशन में भी यूज किया जा सकता है। मतलब अगर टाइट्रेशन याद आ रहा है, टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक में क्या करते थे, तुम्हारे पास कोई एसिड है और कोई बेस होना निकालने चाहिए। के लिए बेस। हाँ तो बेस होना चाहिए, तो Na2B4O7 का मान लो तुम्हारे पास मालूम है कि मेरे 1 मोल पानी में 1 लीटर पानी में 0.5 मोलर Na2B4O7 डाल दिया, तो बेसिकली वो जाते ही NaOH और H3BO3 बना रहा है। क्लियर है? तो बेसिक सोल्यूशन है, तो ऊपर से तुम एसिड डालते जाओ, ठीक है, और वो रिएक्शन करते जाएगा। अच्छा 1 मोल बोरैक्स कितने के साथ रिएक्शन करेगा इसी क्वेश्चन में? 1 मोल बोरैक्स रिएक्ट्स विथ कितने मोल्स NaOH है? 2 मोल NaOH है ना, रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ एसिड HCl। ठीक है, तो क्या इक्वेशन होगा? Na2B4O7 प्लस, सर बट इधर बोरिक एसिड के तो 4 मोल्स बन रहे हैं ना। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वही तो मैंने बताया ना भी, स्ट्रॉन्ग तो ये डोमिनेटिंग वाला ये है ना, अगर तो वो तो वीक एसिड है, तो NaOH तो है ही सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस, तो डोमिनेट करेगा वो। हाँ सर, हाँ सर। अरे यार आवाज क्यों होता है तुम लोग में से? हाँ, तो दोनों साइड अगर मैं 2 HCl डाल दूं, दोनों साइड 2 HCl डाल दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 4H3BO3 प्लस 2NaOH प्लस 2Na, ये क्या देगा? 2NaCl प्लस 2H2। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 पानी था, वहां पर 2 पानी इधर ले आओ, तो 5 वाटर प्लस 2 HCl। दिस इज द रिएक्शन। ये क्लियर है सबको? तो बोरैक्स को किसकी तरह ट्रीट किया जा सकता है? स्टैंडर्ड। अच्छा, बोरैक्स अगर एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना इन टाइट्रेशन। कहीं कहीं पूछता है कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, तो मैं आयनिक वाले में नहीं जा रहा हूं, बट अगर तुम आयनिक का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे, मतलब पीके वैल्यूज याद आ रहा है ना, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं जो इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो पीएच रहता है उसके थोड़े करीब होने चाहिए। तो वो तो इनऑर्गेनिक है, तो तुमसे क्वेश्चन तो इनऑर्गेनिक में ये नहीं पूछेगा, हाँ इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, तो याद रख लेना इन टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। और मिथाइल ऑरेंज का जो इंडिकेटर रेंज है वो मैच करता है। सर वो NaCl के साइड में रिएक्शन क्यों लिखा है? मतलब ओवरऑल रिएक्शन लिखा हूं कि ये रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन होता है ना HCl के साथ, which changes in the pH range और इक्विवेलेंस पॉइंट पे भी कुछ ऐसा ही आता है, पी करोगे अगर नॉर्मली, तो ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इनको कॉपी करना, 1 मिनट छोड़ दे रहा हूं, कॉपी करो। अच्छा, तो कौन कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? पहला, स्ट्रक्चर बेस पूरे क्वेश्चंस, हॉट पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन है, एक्ट्स एज अ बफर, वीक एसिड उसका सॉल्ट भी बना है।
ओवरऑल सोल्यूशन अल्कलाइन है तो टाइट्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है, एसिड्स का अगर पता लगाना हो, ठीक है। तो एसिड इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज, दोनों H3BO3 और NaBH4- इज फॉर्म्ड। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर वो दो HCl इसलिए ना क्योंकि 2 NaOH बनते हैं। हाँ इसीलिए। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 मोल कितने के साथ करेगा तो 2 NaOH है तो 2 HCl डाल दो। अच्छा एक और चीज याद रखना, हम लोग जब ये कर रहे थे, याद है बोरॉन जब एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तो वहां भी मैंने यही इक्वेशन लिखा था, इसको Na2B4O7 से एसिड में डाला था तो H3BO3 मिला था, फिर H3BO3 को गर्म किए थे तो B2O3 मिला था जो हम लोग लास्ट क्लास किए हैं, और B2O3 को फिर मैग्नीशियम या पोटेशियम से रिड्यूस किया था तो अमोर्फस बोरॉन मिला था, वही वाला रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्शन ऑफ हीट ऑन बोरैक्स, इसको बोरैक्स बीड टेस्ट बोलते हैं, याद रखना है इसको। सर किया है क्या, बोरैक्स मतलब बीड सॉल्ट एनालिसिस में करते हैं। कर हाँ लियो क्या? सर किया हाँ है तो सर। ओके, ये हो चुका है क्या सॉल्ट एनालिसिस में? तब तो नहीं नहीं इसमें सर, चलो सर इंपॉर्टेंट नहीं स्कूल पॉइंट सर में, है ना। प्रैक्टिकल में किया था, स्कूल में स्कूल किया में है सर। ओ स्कूल में किया तो तब लिखो, नहीं ब्लैकेट सर ऑफ वो फायर याद के ही साथ रखोगे। हीट हाँ ये करके तो बीट। बहुत हाँ ठीक है, इसको लिख लो, तब लिख ही लो, मैं लिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें, ठीक है लिख लो। तब तो बहुत अच्छा है, मतलब प्रैक्टिकल की चीजें अगर थोड़ा है तो इनऑर्गेनिक और याद रहता है, ठीक है लिख लो जस्ट जल्दी, फिर जानते ही हो याद ही रखना है, ठीक है। ये मेटाबोरेट्स देता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, मेटालिक ये बनता है, रिएक्शन क्या है, व्हेन बोरैक्स इज हीटेड it first swells, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, Na2B4O7.10H2, याद रखना पहले बता चुका हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो Na2B4O7 मिलेगा,
थोड़ा सा ये फुल जाता है। ठीक है, ये Na2B4O7 ऑन फर्दर हीटिंग ये बनाता है NaBO2 प्लस B2O3। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट और इसको बोलते हैं बोरॉन ऑक्साइड या फिर बोरॉन ट्राइऑक्साइड। और ये याद रखना, दिस इज द ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड जैसा दिखता है ये। अच्छा, इसका भी ऑल्टरनेटिव याद रख सकते हो, याद है Na2B4O7 मैंने बेसिकली Na2B4O7 कैसा होगा, मतलब याद करने का तरीका है सब ऐसा ही था ना, जहां H था वहां पर हटा करके अब O- लगा दो, यही है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा, यही Na2B4O7 है, इसमें से ये वाला पार्ट, ये याद करने का तरीका, ये B2O3 है और ये वाला पार्ट BO2 है। तो BO2 के तुमको 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 कॉर्नर वाले BO2। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, और अब मान लो CuO को B2O3 के साथ रिएक्शन कराए तो एक CuO डॉट B2O3, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, ये बनता है और ये डार्क ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा बहुत सारा होगा और सबको तुम क्या पता लगा पाओगे कि सबका कलर क्या है। दिस इज नोन एज बोरैक्स बीड टेस्ट। तो सर इनके कलर्स याद करने होंगे। हाँ, कलर्स के याद रखने, ये इसीलिए मैं कलर्स दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को कलर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो याद रखने ही हैं। ऑक्साइड से कलर याद रखो बीट का। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर मेटाबोरेट्स बनता है। ठीक है, कॉपर का ब्लू तो बता ही दिया, Fe का ग्रीन, कोबाल्ट का लाइट ब्लू बनता है थोड़ा, उसका डार्क ब्लू, इसका थोड़ा लाइट ब्लू, क्रोमियम का ग्रीन, निकेल का ये ब्राउन। बोरेट्स। हाँ, मेटाबोरेट्स देखो लिखा है, इनको बोलते हैं कलर्ड मेटाबोरेट्स। BO2 जहां आ गया ना, मेटाबोरेट होता है। ठीक है, निकेल का ब्राउन, और टाइटेनियम का भी लिख लो, टाइटेनियम का येलो। इतने आपको याद रखने हैं। कॉपी कर लो सब लोग।
चलो आगे बढ़ू, हो गया बोरैक्स बी टेस्ट। 2 मिनट रुकिए सर। ठीक, ये पूरा कहानी मतलब बोरॉन फैमिली खत्म है, जितने सारी चीजें हैं बुकलेट से बोरॉन सर फैमिली। वो BO2 ट्वाइस लिखा है क्या? CU हाँ BO2 ट्वाइस। हाँ, बेसिकली ऐसे समझो कि Na+ को Cu+ ने ट्रांजिशन मेटल आयन से रिप्लेस कर दिया बस। सर ये कलर्स लर्न कर। हाँ कलर्स ही इसमें कलर्स ही याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तो पूछता है कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड किसका बना है, तो NaBO2 + B2O3 पहला वो याद रखना है, और दूसरा कलर्स ही याद रखना है। ये कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि कंपाउंड था बोरैक्स बीट टेस्ट पर ये कलर शो किया, तो तुमको थोड़ा मालूम पड़ जाएगा कौन सा मेटल आयन। यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड का लिख लेना, मैंने लिखा था टाइटेनियम ऑक्साइड अगर यूज करोगे तो उसका जो मेटाबोरेट बनेगा येलो कलर का टाइटेनियम। चलो हो गया। हाँ सर। ठीक है चलो। अच्छा बोरैक्स के यूजेस याद ही रख लो, चूंकि इंपॉर्टेंट है तो यहाँ यूजेस दिखाई दे रहा हूँ। पूरा याद रखना है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, बोरैक्स बी टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन में यूज आता है। हाँ हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में भी आता है। बेसिकली Ca2+ और Mg2+ आयंस को रिप्लेस कर देता है, और क्या बनाता है Ca2B4O7, सॉरी CaB4O7, CaB4O7 MgB4O7। याद ही रखना है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल ग्लास, सर कौन सा वाला हार्डनेस, टेम्परेरी या परमानेंट वाला। Ca2+ और Mg2+ को हटा दिया। प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, थोड़ा सा वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज आता है। सो Na2Z वाला मेथड ना, इसमें Z। हाँ हाँ हाँ, याद रखना है, ठीक है। जितने सारे हैं चूंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका यहीं लिखा दिया। वैसे तो एनसीईआरटी से तुमको यूजेस एक बार देखने ही है, एनसीईआरटी पढ़ाई करोगे तो, बट इसके मैंने यहाँ लिखा दिए हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट। इतने सारे चीजें बोरैक्स के याद रखें। ठीक है। अच्छा अब चलते हैं एल्यूमिनियम पर। इसका एल्यूमिनियम का छोटा सा है, ठीक है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, तो पहले तो स्टडी करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। मेटलर्जी में होगा, तुम लोग का मेटलर्जी अभी तक हुआ नहीं है ना, मेटलर्जी भी होगा तो वहां तुम करोगे ही और डिटेल्स में, बट यहाँ बुकलेट में दिया हुआ है तो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ओर्स कौन से यूज हैं इसमें पहले याद रखना।
जो ओर हम लोग यूज करते हैं वो बॉक्साइट है। ठीक है, हर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में फर्स्ट प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना मतलब Al2O3 is made, which is then electrolyzed। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले कुछ भी हो तुमको सबसे पहले बॉक्साइट और से प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करना है और फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, अब इसमें 3 प्रोसेसेस हैं। देखो पहला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस इज बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट। अच्छा, बॉक्साइट एक्चुअली में तो व्हाइट होता है बट रेड क्यों हो जाता है, अटेन्स रेड कलर ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मतलब रेडिश ब्राउन की तरह थोड़ा दिखता है ऑफ Fe2O3। तो इस ओर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हैं, थोड़ा सा Fe2O3, ठीक है, सिलिका भी है, बट रेड कलर का कारण क्या है, Fe2O3। ठीक है, वो उसका कारण है, बट मिट्टी तो रहेगा ही, सैंड। ठीक है, एंड माइनर इम्प्योरिटीज ऑफ सिलिका। कॉपी कर रहे हैं यहां तक। तो सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, बॉक्साइट ओर से प्योर एल्यूमिना बनाना है। ठीक है, और फिर उसका देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। प्योर एल्यूमिना बनाने का पहला प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस जनरली रेड बॉक्साइट के लिए यूज किया जाता है। रेड बॉक्साइट का मतलब हुआ कि जिसमें पहले से थोड़ा सा इंप्योरिटी मेजर में Fe2O3 है, और सिलिका भी रहता है, बट मेजर इंप्योरिटी Fe2O3, और माइनर सिलिका SiO2 भी रहता है और FeO भी रहता है। चलो ये भी लिख, लेकिन मेजर इंप्योरिटी Fe2O3 है, इसीलिए उसका कलर की तरह होगा। सर एल्यूमिना को पानी में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइज करते हैं या फिर मेल्ट करके? नहीं नहीं नहीं, उसको बताऊंगा, उसको क्रायोलाइट में डिसॉल्व करके मोल्टन लेते हैं, वो भी आएगा। पहले तो ये देखते हैं कैसे हुआ है। ठीक है, पहले तो हम लोग एल्यूमिना प्रिपेयर करेंगे, ओर से इंप्योरिटीज हटाएंगे और प्योर एल्यूमिना लेंगे Al2O3। रिएक्शन ज्यादा ही रखना है, तो एक प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, Got वो
ठीक है ना, नोट कर लिया सब लोग, आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो बेस प्रोसेस 3 प्रोसेसेस हैं, सब लोग ध्यान से देखो इसको। देखो बेस प्रोसेस में करते क्या है, ओर को उठा करके सबसे पहले क्रश करते हैं, और अगर उसमें कोई फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है, फेरस ऑक्साइड है FeO, मतलब माइनर इंप्योरिटी है, बट थोड़ा पहले गर्म कर देते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं ताकि वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, इट इज देन डाइजेस्टेड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या है, देखो Al2O3 डॉट 2H2O प्लस 2 NaOH। जैसे ही ओर को कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से रिएक्शन करेंगे ना, तो उसमें जो Al2O3 डॉट 2H2O वाला पार्ट है वो रिएक्शन करके ये बना लेगा, ठीक है। और ये जो है ये सॉल्युबल है, फेरिक ऑक्साइड इंप्योरिटीज है ना, फेरिक ऑक्साइड एंड सिलिका, रिमेन इनसॉल्युबल एंड सेटल डाउन। तो फिल्टर कर लेते हैं, समझा क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका जो इंप्योरिटीज हैं वो हट गए, और ये सॉल्युबल बना लिया मेटा एल्यूमिनेट, Al2O3 सॉल्युबल मेटा एल्यूमिनेट बना लिया। अब क्या करते हैं, तो फिल्टर कर लेते हैं, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट समझते हो ना, फिल्टर कर लिए, किसको फिल्टर कर लिए, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका तो नीचे बैठ गया, हटा दिए उसको, फिल्ट्रेट कंटेनिंग NaAlO2 is reacted, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, खूब सारा पानी डालते हैं, तो देखो क्या रिएक्शन होता है, जब इसमें खूब सारा पानी डालोगे, नहीं नहीं वो सॉल्युबल नहीं है, वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसमें अब खूब सारा डालते हैं तो ये NaOH प्लस AlOH होल थ्राइस मिल जाता है, एक्सेस ऑफ पानी वापस डालते हैं, खूब सारा पानी, उन दोनों को हटा करके ये डाल दिए, और ये प्रेसिपिटेट है, और AlOH होल थ्राइस को फिर वॉश करके ड्राई करके, ठीक है, गरम कर देते हैं, और ये बना देता है Al2O3 प्लस H2O, एंड दिस इज एल्यूमिना। सब लोग नोट करो, कोई डाउट है पूछो। तो स्टार्ट भी एल्यूमिना से किया, पहुंचे भी एल्यूमिना पे ही। कहाँ एल्यूमिना से स्टार्ट किया, हम लोग ने ओर से स्टार्ट किया, ओर में जो इंप्योरिटीज है उनको हटाना है ना, मेटलर्जी में पढ़ोगे ओर मिलता है तो उसी अकेला उसमें Al2O3 नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज रहते हैं, तो हम लोग ने एल्यूमिना से स्टार्ट नहीं किया है, हम लोग ने ओर से स्टार्ट किया है, और ओर में जो एल्यूमिना वाला पार्ट था उसको अलग करना था, तो जब वो एकदम प्योरली सिर्फ वही बचा रहता है तो उसका नाम है एल्यूमिना। पहला नाम लिख लो, पहला दिस इज नॉट एल्यूमिना, दिस इज ओर, दिस इज ओर,
जब तुमको अर्थ में ओर मिलेगा ना, तो वो सिर्फ उसमें प्योर नहीं रहेगा, सिर्फ Al2O3 प्योर होता तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो मेटलर्जी में आगे स्टडी करोगे, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके साथ इंप्योरिटीज हटाए जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट उसके किया बाद है भी एल्यूमिना से नहीं। इसके प्रोसेस होगा ना एल्यूमिनियम निकालने के लिए। हाँ, ये प्रोसेस हुआ, अब हम लोग ने एल्यूमिना बना लिया है, अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो हम लोग ने स्टार्ट एल्यूमिना से नहीं किया है, हम लोग ने स्टार्ट ओर से किया है, और उसमें जो हम लोग ने इम्प्योरिटीज था फेरिक ऑक्साइड और सिलिका, इनको हटा दिया। क्लियर है, और एल्यूमिना प्योर मिला हम लोग को। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंचे। चलो नोट कर लिया सब लोग। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर 2 मिनट रुकिए। श्रुति, यहाँ पर एक्चुअली एनसीईआरटी में एल्यूमिनियम जो है वो आगे है, मेटलर्जी में दिया है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वही मैंने बोला, ये जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है, आप लोग के पेज के बुकलेट में दिया है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में सिर्फ बोरॉन तक खत्म है, उसके बाद एल्यूमिनियम के रिएक्शंस हैं, एक्सट्रैक्शन नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इज देयर इन आवर सिलेबस, और वो चैप्टर में आता है मेटलर्जी। ठीक है, बट तुम लोग का जो पेज का बुकलेट है ना, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम भी दे दिया है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी पीछे हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दिया होता। हाँ हाँ, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होंगे, वो हैं श्रुति, हैं एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अदरवाइज चूंकि बुकलेट में दिया है तो मैं बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस है, दिस इज नोन एज हॉल्स प्रोसेस। सब प्रोसेस में सबसे पहले एक ही काम है, यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट मतलब मेजर इंप्योरिटी, Fe2, ठीक है। अच्छा देखो, यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो बॉक्साइट ओर है दैट इज फर्स्ट फ्यूज्ड। फ्यूज्ड समझते हो, एकदम मोल्टेन फॉर्म लिए हैं, मोल्टेन। ठीक है, और जो ओर में जो Al2O3 वाला पार्ट है, हाँ, मेरा थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया था लास्ट स्लाइड पे, लास्ट में था ना ALOH थ्राइस ऑन हीटिंग। हाँ, ALOH थ्राइस ऑन हीटिंग देगा Al2O3 प्लस H2। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, और ये जो फ्यूज्ड मास है, इसको फिर से फिल्टर कर लेते हैं, पानी डालते हैं, और इस पानी में मुझे मालूम है कि कौन से सॉल्युबल हैं। NaAlO2 डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, तो तुम उसमें डालोगे बॉक्साइट ओर, ठीक है। तो बॉक्साइट ओर को जब ट्रीट करोगे Na2OC3 के साथ,
मोल्ट यहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं, एकदम मेल्ट, बहुत हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये NaLO2 और ये सॉल्युबल है, पानी में ये सॉल्युबल है, मेल्टेड है, ठीक है। और इम्प्योरिटीज फिर से हटा देते हैं, NaLO2 को पानी में डालेंगे, देखो अब ये जो सोल्यूशन कंटेनिंग NaLO2 है, ठीक है, is warmed and CO2 is passed. तो जब ये काम करेंगे तो जो NaLO2 जो पानी में सॉल्युबल था वो CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये बना देगा AlOH होल थ्राइस प्लस Na2CO3, ये फिर से एक प्रेसिपिटेट। और देखो Na2CO3 वापस हम लोग को मिल गया, रिकवर्ड Na2CO3 फिर से मिल गया, और AlOH होल थ्राइस को जब गर्म करेंगे तो वापस Al2O3 प्लस H2। दिस इज हॉल्स प्रोसेस। सबको क्लियर है क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें बेसिकली ओर को उठा करके Na2CO3 के साथ फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज मतलब मेल्ट। तो उस ओर में जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट है वो रिएक्शन कर लेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना देगा, पानी में वो सॉल्युबल है, बाकी इंप्योरिटी सेटल कर जाएंगे, ठीक है। और अब उसमें वापस CO2 पास करेंगे एक्सेस, तो वो AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट कर देगा, ठीक है। इंप्योरिटीज पहले से निकल गए, उनको तो फिल्टर कर लिया गया था पहली प्रोसेस में। तो वापस जो सोल्यूशन में जो NaLO2 है उसमें CO2 पास करेंगे तो AlOH थ्राइस मिल जाएगा, और इसको फिर वॉश ड्राई हीट करके Al2O3 मिल जाएगा, और इस Al2O3 को फर्दर भेजेंगे अभी इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। ये क्लियर? चलो आगे बढ़ूं। हाँ सर। एक मिनट सर। ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं? हॉल्स प्रोसेस। और पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ओर से ना Al2O3 बना रहे हैं, मतलब ओर में Al2O3 रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसी को तो बोलते हैं। उसमें से प्योर पार्ट तो पहले एक्सट्रैक्ट करो। तो कुछ ऐसे रिएजेंट्स डालो जिसमें से सिर्फ Al2O3 वाला पार्ट रिएक्ट करे, वो सॉल्युबल हो जाए, बाकी इनसॉल्युबल हो जाए, उसमें फिर वापस उसको प्रेसिपिटेट कराओ। तुमको बेसिकली एल्यूमिनियम वहां से निकालना है। हो गया सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्टली बचा तुम्हारे पास एक और प्रोसेस है, सरपेक्स प्रोसेस। ये जो सरपेक्स प्रोसेस है ये भी आसान है, बट दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट। अच्छा, व्हाइट बॉक्साइट का मतलब मेजर इंप्योरिटी यहां पर जो है ना, दैट इज SiO2, ठीक है। तो अगर कलर लाल दिखाई पड़े कहीं तो इसका मतलब वो तुम्हारा Fe2O3 मेजर इंप्योरिटी है, और यहाँ पर तुम्हारा मेन टेंशन SiO2 को हटाना है, ठीक है। तो इस पे भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें देखो क्या करते हैं, जो ओर है Al2O3 उसको कार्बन के साथ, कार्बन बेसिकली कोक, और नाइट्रोजन के साथ गर्म कर देते हैं, ठीक है।
तो ये बना लेता है AlN प्लस CO। CO तो गैस है, उड़ जाता है। ठीक है, ये ओर है, ठीक है ना। तो ओर इज मिक्स्ड विथ कोक एंड नाइट्रोजन। तो ओर में जो Al2O3 वाला पार्ट है वो तो AlN बना दिया। अच्छा देखो सिलिका का क्या हुआ। सिलिका जो इम्प्योरिटी है ना, वो कोक के साथ रिएक्शन करके सिलिकन बना लिया, और सिलिकन इस हाई टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में वोलेटिलाइज कर जाता है। तो बेसिकली तुमने सिलिका हटा दिया। ठीक है, सिलिका इम्प्योरिटी इज रिड्यूस्ड टू सिलिकन which volatilizes ये क्लियर है। तो तुम्हारे पास सिर्फ क्या बचा अब AlN, और सिलिका हट गया, AlN तुम्हारे पास बचा है। अब AlN में पानी डालते हैं, रिएक्शन आप लोगों को मालूम ही है क्या मिलेगा। और AlOH होल थ्राइस को फिर गर्म करते हैं और हम लोग को मिलता है Al2O3 प्लस H2। दिस इज एल्यूमिना। ये सरपेक्स प्रोसेस सबको क्लियर है। सिलिका को कैसे हटाएं इम्प्योरिटी को। इतने हाई टेम्परेचर्स पे बॉक्स ओर का जो Al2O3 वाला फॉर्म है वो तो AlN में चला गया, और सिलिका सिलिकन बन के वोलेटिलाइज हो गया, मतलब उड़ गया, वेपर फॉर्म। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन of pure alumina is carried out। तो इन तीनों प्रोसेस के बाद से हम लोग को एल्यूमिना मिल जाता है। अब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ये क्लियर सबको। तीन प्रोसेस के बाद हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा अगर एल्यूमिना का कोई नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस करता है प्योर एल्यूमिना का, ठीक है। अच्छा देखो, अगर कोई प्योर एल्यूमिना Al2O3 का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, सब ध्यान देना, तो उसमें बहुत सारे डिफिकल्टी आते हैं। पहला डिफिकल्टी ये है कि Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है, Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो तुमको उसको मोल्टेन फॉर्म में लेना पड़ेगा। सब लोग सुन रहे हो ना, मोल्टेन फॉर्म में लेना पड़ेगा। मोल्टेन फॉर्म में लेने का मतलब तुमको उसको इतना टेम्परेचर तक लेना पड़ेगा, लेकिन एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा तो इससे हुआ क्या, पहला डिफिकल्टी क्या है, अगर एल्यूमिनियम तुम आएगा तो उसका हाँ वेपर भाप फॉर्म बन में जाएगा। वो हाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब पहला प्रॉब्लम तो ये है कि सिर्फ प्योर मोल्टेन एल्यूमिना का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए तो पहला प्रॉब्लम यही आ रहा है कि मेल्ट फॉर्म में लोगे तो आयंस तो मिल जाएंगे Al+3 के, लेकिन एल्यूमिनियम एट दिस टेम्परेचर जो ऑब्टेन होगा वेपराइज, मतलब ये ज्यादा अच्छा प्रोसेस नहीं है, नॉट अ गुड मेथड। ठीक है, अच्छा मेथड नहीं दिख रहा है। और दूसरा इसका ये है
जो प्योर एल्यूमिना है, मतलब मोल्टेन एल्यूमिना, इट्स गुड कंडक्ट। कॉपी करो। तो यहां तक तो प्रॉब्लम है हम लोग को। एल्यूमिना तो मिल गया है, लेकिन उससे अब एल्यूमिनियम निकालना है। सर हाँ, सर बोलो। हाँ हाँ सर एक डाउट था। हाँ बोलो। NaOH हाइड ए? को उसका आवाज नहीं आ रहा है, सॉल्युबिलिटी आवाज नहीं आ रहा है। NaOH का सॉल्युबिलिटी कम है या ज्यादा है? सर सुनाई नहीं दिया। हाँ नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा सुनाई नहीं पड़ रहा आवाज। सर बोलो एक बार फिर से। NaOH में सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए ना? किसका? NaOH का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। करोगे? सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं है, आप वापस NaOH एक आयनिक कंपाउंड, उसको तुम, मैं बोल सॉल्युबिलिटी किसमें बोल रहे हो? NaOH की सॉल्युबिलिटी का मतलब NaOH तो किसी में डाल के चेक करोगे ना सॉल्युबिलिटी। पानी में वो नहीं नहीं, अच्छा खासा सॉल्युबल है ना, याद हम लोग हाँ किए थे ना। सर वो तो है, बट वो जो हमने सीखा था ना कि साइज डिफरेंस, वो वो तो इन Na प्लस और OH माइनस में काफी साइज डिफरेंस है ना? का, काफी कम है, सॉरी कम है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, Na प्लस और 1 का है तो अच्छा खासा साइज में बड़ा होगा ना। सर बड़ा देखो तो है। ऐसे था, जनरली ये जो ग्रुप वन के जो जितने हाइड्रोक्स है उसका जो, तो ठीक है थोड़ा बोल देंगे, बट ग्रुप 1 के तो हाइड्रोक्साइड्स अच्छा खासा सॉल्युबल है। साइड्स कार्बो, चलो आगे बढ़े। हाँ, सर उसमें भी पूछेगा कि डाउन द, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। सर आपने जो डिफिकल्टीज में फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो एक बार फिर से बता सकते हैं? फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। का देखो Al2O3 में मतलब बेसिकली मेल्ट करेंगे तो मोल्टन फॉर्म में आयंस मिल जाएंगे। इतने हाई टेम्परेचर पे जाएंगे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलो मान लिए चले गए, तो Al+3 के आयंस मिल जाएंगे और O-2 के मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइज कर दो Al+3। Al एल्यूमिनियम तो उस टेम्परेचर पे जो बनेगा, जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा वो तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम है। तो जो एल्यूमिनियम बनेगा बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड का, वो तो तुरंत क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा ना। एल्यूमिनियम हम लोग को प्योर मेटल फॉर्म में कहाँ मिलेगा, वो तो उड़ जाएगा। उसका बॉइलिंग, हम लोग किस टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल्यूमिनियम बना भी तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 2000 में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसेस फॉर्म। तो एल्यूमिनियम मेटल में, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो अब होता क्या है, टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज, ठीक है।
क्रायोलाइट, अब क्रायो, ठीक है, क्रायोलाइट ठीक सर है। क्या लिखा है फ्लोर? सर वो CAF2 के साइड में क्या लिखा है? ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर देता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, ठीक है, ये ठीक है। सर वो एल्यूमिनियम CAF2 का नेम क्या लिखा है? मिक्सचर का कम कर देता है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, SPA, ठीक है। और सर आपकी वॉइस इम्प्रूव क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस इलेक्ट्रिक, ये बोल रहा हूं, अभी आवाज आ रहा है, ये बोल रहा हूं कि ये मेल्टिंग टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर को 900 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, एल्यूमिना को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाता है। तो ये सब रोल्स हैं। अभी आवाज आए, सबको क्लियर है? हाँ सर। है ना, ठीक है। रोल ऑफ क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पार, ठीक है, दोनों एक साथ रोल। CF2 का एक और रोल है तो वो भी देखेंगे अभी। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें व्हाट इज द रिएक्शन, इसमें कौन क्या है, देखो वो देता है तुमको Al+3 प्लस Na+, ठीक है, और CF2 क्या देता है, F- का आयंस। यहां तक क्लियर है? ठीक, अब तो Na3AlF6 तुमको Al+3 और Na+ के आयंस देगा, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, ये जो Al+3 का आयन है वो जा करके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड से और एल्यूमिनियम बना लेगा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो क्या करना है, ये जो F- एनोड पर क्या होगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, एनोड पर सिंस concentration of F- is much greater than concentration of O-2, ठीक है। तो F- इनिशियली इधर ध्यान देना, एनोड पर F2 बनेगा और ये F2 जो है ये Al2O3 से रिएक्शन करेगा और ये AlF3 प्लस O2 बनाएगा और ये AlF3 क्या करेगा, AlF3 वापस क्या देगा, AlF3 देगा Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन और ये जाकर के फिर से कैथोड पर एल्यूमिनियम ऑब्टेन कर लेगा।
सर हम लोग क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार एक साथ डालते हैं या फिर अलग अलग? नहीं नहीं, एक साथ एक साथ एक साथ। ये समझा क्या हुआ रिएक्शन? ये समझ में आया? सबसे पहले क्या है, Na3AlF6 क्या देगा, Al+3 और Na प्लस सॉल्वेंट है। पहले समझो क्या है, सॉल्वेंट से आ रहा है तुम्हारा Al+3 और Al2O3 से भी आ रहा है Al+3, ठीक है। तो अब Al+3 मान लो सॉल्वेंट से ज्यादा है तो वो जाकर कैथोड Al+3 में जाकर एल्यूमिनियम बना। ध्यान देना ये जो पहला Al+3 है वो Na3AlF6 का है, लेकिन हम लोग को चाहिए किसका, Al2O3 का, ठीक है। तो अब F- एनोड पर F2 बनाएगा और ये F2 जो है वो एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करके AlF3 बनाएगा, मतलब एल्यूमिना को AlF3 में कन्वर्ट करेगा और AlF3 फिर से Al+3 में टूटा और वो प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अच्छा, F2 और Al2O3 का रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रहा है? नहीं, क्यों? रिएक्शन कर लिया ऐसी समझ लो, AlF3 बना और AlF3 से फिर Al+3 आया, F- फिर से निकल गया, F- फिर से रिएक्शन किया, F2 बनाया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, F- आयंस सर ये कंसंट्रेशन का वो क्यों लिखा है, उससे फर्क पड़ेगा? हाँ, उससे फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में F- का इसका इनफैक्ट F2 का F- में जाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो तुमको थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन अगर बढ़ा के नहीं रखोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुमको, खैर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर है, ठीक है, E0 वैल्यूज हैं, तो थोड़ा बढ़ा कर रखते हैं तो फिर तुम इसका डिपोजिशन F- का हेल्प कर सकते हो। सर अगर कम रखेंगे तो क्या होगा? कम रखेंगे तो फिर F- नहीं जाएगा। F- का वैल्यू शायद 2.83 के करीब है। देखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे F2 आता है, F2 का F- में जाने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना 2 पॉइंट हाँ सर। समथिंग है। मतलब F- से F2 जाने का वैल्यू माइनस के तरफ है, माइनस मतलब बहुत मुश्किल है। तो तुम चाहोगे ना कि थोड़ा वो माइनस जाए, F2 में बने, इसीलिए फ्लोरस्पार भी ऐड करते हैं F- आए। समझा? सर अगर यहाँ पर नेगेटिव सॉल्वेंट कौन है, पोटेंशियल लगेगा सॉल्वेंट तो, है अगर सर नेगेटिव Na3। पोटेंशियल लगेगा तो फिर तो ज्यादा जाना चाहिए ना। अरे F- का F2 में जाने का वैल्यू अगर माइनस है तो इसका मतलब, माइनस का मतलब क्या होता है कि इसका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बहुत ही कम है ना। मैं तुमको बोलूं, क्या बोलता है तुम लोग, मैं तुमको बोलूं A+ प्लस इलेक्ट्रॉन का A जाने का वैल्यू 10 और B+ प्लस का B वैल्यू है, A+ का कि B+ का, B+। बोलेंगे ना B+ का रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है। हाँ, मतलब जितना पॉजिटिव वैल्यू है, F2 से F- जाने का वैल्यू शायद 2.83 है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, सबसे नीचे है। तो इसका मतलब क्या है, F2 का F- जाने का वैल्यू प्लस में आ रहा है, प्लस मतलब F2 से F- बनाने का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है। तुम तो उल्टा कर चाह रहे हो ना। उल्टा करने के लिए, खैर ये वैल्यूज भी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर है, थोड़ा इफेक्ट करता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ,
इसलिए तुम उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ाते हैं। ओके समझा? कोई चीज का वैल्यू जितना माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव साइड में है, मतलब वो काम करना मुश्किल है। ये समझ में आया क्या है? देखो एक तो सिंपल सा थियरी ये है कि Al2O3 से सर मेल्टिंग पॉइंट कम हो ही गया है। देखो ध्यान से सुनो, Al2O3 से सर Al+3 आ ही रहा है, O-2 आ रहा है। एकदम डायरेक्ट याद करने का तरीका, Al+3 जा करके कैथोड पे चला गया, O-2 जा करके एनोड पे जाकर ऑक्सीजन बना दिया। ये एक तरीका है, लेकिन रियलिटी में अगर देखोगे तो Na3Al(F6) से भी एल्यूमिनियम आ रहा है। ध्यान से सुनो, और वो सॉल्वेंट है, तो उसका भी तो कोई रोल होना ही चाहिए ना। Al2O3 का ही एल्यूमिनियम क्यों लें, Al3+ का भी लेना चाहिए जो Na3Al(F6) से आ रहा है। तो ये सब कुछ को, ये जो मैंने दिया है ये सब कुछ को बताया शॉर्ट में। तो Al2O3 से एल्यूमिनियम+3 ले लो, कैथोड पे डालकर एल्यूमिनियम बना लो, और O-2 उठा लो, एनोड पे डालकर ऑक्सीजन बना लो। लेकिन एक लॉजिकल सा डाउट आता है, सर Na3Al(F6) भी तो Al+3 देगा, उसका क्या हुआ? CaF2 भी F- देगा। तो किताबें ये भी बोलते हैं कि अगर वो भी मान के चलना है तो Al+3 वाला जो आया है Na3Al(F6) से एल्यूमिनियम बना दिया, ठीक है, ये Al2O3 वाला नहीं है। लेकिन F- जो है वो F2 बनाया, और F2 तुरंत Al2O3 के साथ रिएक्शन करके उसके Al2O3 को, जो एल्यूमिना है, उससे Al(F3) बनाया, वो Al(F3) फिर से टूट गया Al+3 में, और Al+3 वापस चला गया। तो बेसिकली ये प्रोसेस होते गया। तो अगर तुम Na3Al(F6) के भी Al+3 को लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको प्योर एल्यूमिनियम। ये समझा क्या बोला? याद को मोल्टो ते भी आंसर आ जाएगा। बट कोई डाउट है बोलो इसमें, ठीक है? चलो ये इसका मेन प्रोसेस तो activated at anode, तो ये क्या करता है, तो एनोड पर इट अटैक्स कार्बन रॉड्स। कार्बन का बना होता है एनोड और कैथोड, तो इसीलिए थोड़ा सा रॉड्स को थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। ठीक है, एंड अगेन रिफाइनिंग लास्ट प्रोसेस, आपका वॉइस कट हो रहा है। रिफाइनिंग हूप्स। हाँ रुको रुको, लिख लो। इसमें कोई डाउट है बताओ इसमें? ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस को कराया जाता है कार्बन लाइन विद कार्बन विच एक्ट्स एज कार्बन लाइनिंग यूज करते हैं। एनोड भी, एनोड कंसिस्ट ऑफ एनोड, सर लिख लो बस, लिख लो इंपॉर्टेंट बोलना, ये बस लिखने वाला है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते समय आयरन टैंक में करते हैं, जिसमें कार्बन कैथोड है, एनोड भी कार्बन रॉड है। ऑक्सीजन लिबरेट होता है एनोड पर, वो कार्बन रॉड के साथ थोड़ा CO और CO2 बनाता है, और अभी आवाज सबको क्लियर है? CO और CO2 बनाता है, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा है ना, बार बार उसको थोड़ा रिप्लेस करना पड़ता है। और फिर एक लास्ट प्रोसेस है, फिर से एक रिफाइनिंग,
तो ये तुम्हारे बुकलेट में बस इतना दिया हुआ है, इतना ही याद कर लो, बाकी मेटलर्जी में फिर से ये आएगा ही। ये बुकलेट में यहाँ दे दिया, कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कराना पड़ गया। एक लास्ट पार्ट है रिफाइनिंग, वो फिर से आगे आएगा ही। अब कोई डाउट है पूछिए इसमें। कोई डाउट है पूछो। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम, लिखते जाओ। सिल्वरी मेटल, good conductor of heat and electricity, malleable ductile, dry air has no action, moist air जो है वो थोड़ा एक थिन लेयर बनाता है, अच्छा एक्शन विथ एल्कली मालूम ही है, ये क्या देगा NaLO2 प्लस कौन सा हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ कौन कौन से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, बेरिलियम भी करेगा, टिन करेगा, लेड करेगा, बोरॉन करेगा, सबके सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। कॉपी करो। 5-10 मिनट बाकी है। आगे बढ़ूं? नहीं सर, रुकिए। एल्यूमिनियम पे रिएक्शंस एम्फोटेरिक है तो हाइड्रोजन गैस गई NaH के साथ, लेड और जितने एम्फोटेरिक, ठीक है, ये सब भी जो हाइड्रोजन गैस नीचे देते जितने हैं। भी मेटल्स दिए हैं आप उसका हाँ, क्या ये है सर? मतलब जितने मतलब ये एक तुम लोग का आया था ना कि हाइड्रोजन कौन रिलीज करते हैं, बता दे ये सब। अच्छा, ये सब हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे NaOH के साथ। हाँ मतलब ये सब तुम्हारा टेस्ट में कर दी, लोग पूछा था सर आपका आवाज ब्रेक हो गया। टेस्ट में, क्वेश्चन आया था ना टेस्ट में तुम लोग का, तो इसीलिए वो फिर से रिपीट कर दिया ये पॉइंट। सर आप एक लिस्ट बना के दे सकते हो क्या सर? H2O2 किन लोग के साथ ऑक्सीडेशन करता है और किन लोग का रिडक्शन करता है? लिस्ट में तो जो रिएक्शंस बताए थे वही वाले हैं, वो रिएक्शंस बताए थे ना, एज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वही आएगा, एंड इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग, तो जितने उसमें लिखा दिए आएगा। समझा? मैं हम तो पहले ही कर चुके हैं ना, H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जहां जाओ हाँ देख लो, सर। वही वाला पार्ट है। मुझे एक सॉल्युबिलिटी का लिस्ट देना है, जैसे भी एक
कुछ चीजें तो हाईली सॉल्युबल होते हैं, यहाँ पर हम लोग ये लगाते ही नहीं है कॉन्सेप्ट की साइज वाला, जैसे हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 कार्बोनेट्स, तो मुझे वो लिस्ट है वो तुम लोग को कर दूंगा कि कुछ तो हाईली सॉल्युबल है। हाँ, मैं तुम भले ही कर दो NaOH और CSOH में कौन ज्यादा होगा, तो तुम बोलो सर CSOH ज्यादा होगा, भले ही मान लेते हैं, NaOH कम नहीं, ठीक है ना, कुछ तो सॉल्युबल हैं वहां पर, तो क्या बोले। तो आगे बढ़ूं, क्लास कुछ पॉइंट्स लिखाने हैं। ये मान लें reacts with dilute but with and dilute इसका हाइड्रोलिसिस करोगे सर आपकी आवाज AlOH होल थ्राइस प्लस। अच्छा, ये सब कौन सा रिएक्शन है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। कोई डाउट इसमें पूरा में? कोई डाउट है पूछिए। मेरे ख्याल से ये सब चीजें तो पहले कर चुके हैं। ये पैसिव हो जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, बॉइलिंग वाटर से अटैक करता है, ये सब थर्माइट रिएक्शन याद आ रहा है। Mn3O4 MnO2, it has got very high affinity for oxygen. Next class we will start with AlCl3.6H2, मतलब बेसिकली AlCl3 से स्टार्ट करेंगे, याद दिला देना, और हम लोग ग्रुप 14 में जाएंगे। ये क्लियर? सर सिर्फ ग्रुप 13 का ही ज्यादा था ना, या फिर हर ग्रुप का इतना होगा? नहीं, ग्रुप 13 का थोड़ा ज्यादा है, जनरली बाकी ग्रुप्स थोड़े से कम है। सबसे ज्यादा जो है ना, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने सारे चीजें लिखाया हूं ना, मतलब मैं सब चीजें लिखा इसीलिए हैं, ठीक है, वो पूरा मतलब आपका आवाज प्रॉपर्टीज ब्रेक वाइज हो ही गया लिखा था। दिया। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि ग्रुप 13 थोड़ा सबसे बड़ा है, बाकी सब इतने ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है। ग्रुप 13 थोड़ा ज्यादा बड़ा है, बिकॉज इसमें बोरैक्स, डाइबोरेन, ऑर्थोबोरिक एसिड, सबके स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक ग्रुप 13 के सब नोट्स देख लो, उससे ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए कहीं और से। सर इसके नीचे वाले एलिमेंट्स के बारे में नहीं लिखना।